ओके, हमने अपना यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करना है, जिसका टॉपिक हमारे पास है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। ठीक है, ये मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो हम अभी करके आ रहे हैं उसके रेलिवेंट से ही है। ठीक है, तो अभी आप जब पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि चीज़ें उससे मिलती जुलती हैं काफ़ी। व्हाट इज टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर? आ टाइप 1 एरर, जिसको हम फॉल्स पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अकर्स तब अकर्स होता है इफ एन इन्वेस्टिगेटर रिजेक्ट्स अ नल हाइपोथेसिस। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर है जो कि अपने किसी भी डाटा को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ठीक है ना, तो वो उसने क्या कर दिया, अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दी। किसको? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है। जैसे अभी लास्ट टाइम एग्जांपल्स की हैं, तो मोस्टली क्वेश्चंस में हम अपना नल हाइपोथेसिस क्या करते थे, रिजेक्ट कर रहे थे। ठीक है, डेट इज एक्चुअली ट्रू इन द पॉपुलेशन। लेकिन जब हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, हमारे डाटा के अंदर ट्रू है और हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको टाइप 1 एरर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहती हूँ कि क्लास में 36 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बहुत पंचुअल हैं, रेगुलर हैं, डेली बेसिस पे क्लासेस लेते हैं। उसके ऊपर मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्लाई करती हूँ कि मैंने अपना सैंपल ले लिया 36 इंडिविजुअल्स का। ठीक है, अब मैं उस पर टेस्टिंग अप्लाई करी हूँ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, उसके बावजूद मैं सारी कैलकुलेशन कर ली है मेरे। हालांकि चीज ये साफ जाहिर है कि 36 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि डेली बेसिस पे लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, मैं उनका एस्टिमेशन लगाना चाह रही थी, इसलिए मैंने टेस्टिंग अप्लाई की उसके ऊपर। और मेरे पास जब रिजल्ट आया तो मेरे जो प्रिस्क्रिप्शन थी कि वो सारे रेगुलर हैं, डेली पंचुअल हैं, और वो मेरा क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, नल हाइपोथेसिस। जबकि वो एक्चुअली क्या है, ट्रू हमारे पास स्टेटमेंट है कि वो स्टूडेंट सारे पंचुअल है, रेगुलर है, डेली बेसिस पे क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो अब वो क्या हो रहा है, हम उसको फॉल्स कर रहे हैं। इसलिए यहाँ यूज हुआ है फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, कि पॉजिटिव वे है कि एक गुड उसके प्रिस्क्रिप्शन है कि वाकई ही यही कंडीशन, उसके बावजूद भी जब हम उसको फॉल्स कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं अपने नल हाइपोथेसिस को, तो उसे हम टाइप 1 एरर कहते हैं। ठीक है, हाँ, टाइप 2 या एरर, जिसको हम फॉल्स नेगेटिव के नाम से देखते हैं, कि जब हम उसको फॉल्स कर रहे हैं अपने नल हाइपोथेसिस को और वो एक्चुअली नेगेटिव ही उसका रिजल्ट है, तो वो हमारे पास क्या होता है, टाइप 2 एरर। A type 2 error, false negative, occurs if it an investigator, ठीक है, falls to reject a null hypothesis that is actually false in the population। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन यही है कि मैं कह रही हूँ कि वो सारे पंचुअल नहीं हैं, और कहते हैं वो डेली बेसिस पे क्लासेस नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो और मैं मेरी वो क्या है, दूसरी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है H1। ठीक है, तो मैं उसको रिजेक्ट कर रही हूँ और वही कंडीशन सही आ रही है, मतलब गलत है, वाकई ये चीज सही नहीं थी कि वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो वो हमारे पास आएगा टाइप 2 एरर, कि मतलब जब एक्चुअली हमारे पास जो डाटा है वो नेगेटिव वे में ही आ रहा हो। ठीक है, वो गलत ही हो स्टेटमेंट, और फिर उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज गलत है, अगर हम उसको गलत कहेंगे तो वो टाइप 2 एरर है। बिल्कुल हकीकत बात है कि वो चीज गलत थी तो उसको गलत कर दी गई है, तो वो टाइप 2 एरर है। फर्स्ट टाइप 1 एरर में ये डिफरेंस है कि चीज वो सही है, वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, उसके बावजूद हम अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, टाइप 1 एरर। क्लियर? ये पहले मैंने ना इनका लेक्चर्स जो लिया था। ओके, नीचे मैंने यहाँ पे डायग्राम भी कोई शो करवाई होगी टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स की। ठीक है, यहाँ पर देखें कि ये मेरे पास ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू और फॉल्स, जब यहाँ पे लिखा हुआ है ना करेक्ट डिसीजन, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो है, हम अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो जबकि एक्चुअली हमारे पास क्या है, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको। ठीक है, तो हम उसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, ठीक है, और उसको हम फिर भी रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा नल हाइपोथेसिस है। अगर हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है और हम उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा, टाइप 2 एरर। ठीक है, मजीद आगे चलते हैं तो इसको पढ़ेंगे। तो ये तो मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया ना टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर में। आगे मजीद इसकी डिफाइन की तरफ मूव करते हैं। टाइप 1 एरर इन बायोस्टैटिस्टिक्स। टाइप 1 एरर आल्सो नोन एज फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है, इसको हम फॉल्स पॉजिटिव के नाम से भी देखते हैं, occurs when a null hypothesis is rejected in favor of an alternative hypothesis। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के फेवर में जब हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि वो एक्चुअली क्या होता है, ट्रू होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइप 1 एरर। इन अदर वर्ड्स, इट इज द एरर ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का ये एक एरर है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, टाइप 1 एरर। मजीद एक मैंने एक और डिफाइन भी दी हुई, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं।
टाइप वन एरर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। ठीक है, हम जो ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली टाइप वन एरर क्या होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, डिनोटेड बाय अल्फा, जिसको हम अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट, जो कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या होते हैं, उसके सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब ट्रू स्टेटमेंट होती हैं, व्हेन देयर इज नो रियल इफेक्ट, लेकिन उसका रियल इफेक्ट से कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। बात सिंपल सी आसान यही है, जो हमने पहले डिफाइन में भी, इसको मैंने स्टडी की और पहले भी बताया है, कि हम इसके अंदर अपने ट्रू स्टेटमेंट को जब रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइप वन एरर। ठीक है, आगे चलते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स की तरफ, तो मजीद क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल ये मेडिकल डायग्नोसिस की, कि आ पेशेंट इज डायग्नोज विद अ डिजीज व्हेन दे आर एक्चुअली हेल्दी। ठीक है, एक पेशेंट है, वो बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है, लेकिन जब उसके हम टेस्ट वगैरह करें तो उसमें कोई डिजीज ऐसी है जो कि नजर आने लग जाती है कि इसको ये डिजीज है। तो वो बेसिकली, अब देखिए हमारे पास वही बात सेम आ गई टाइप वन एरर वाली, कि वो स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है क्लिनिकल ट्रायल्स की, कि आ न्यू ट्रीटमेंट इज फाउंड टू बी इफेक्टिव व्हेन इट इज एक्चुअली नॉट। ठीक है, जैसे कि अब हम क्लिनिकल ट्रायल्स में हमने कोई न्यू ट्रीटमेंट अपना दिया है, ठीक है, फाउंड किया है, और वो हमारे पास हमें लग रहा है कि वो इफेक्टिव है, जबकि वो ना हो इफेक्टिव। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल ले सकते हैं। थर्ड हमारे पास है जेनेटिक टेस्टिंग की, जेनेटिक टेस्ट इंडिकेट दैट एन इंडिविजुअल हैज अ जेनेटिक डिसऑर्डर व्हेन दे एक्चुअली डू नॉट। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि उसको जेनेटिकली क्या है, डिसऑर्डर है, लेकिन वो एक्चुअली नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज की कंडीशन आपने सिर्फ यही माइंड में रखनी है, कि जब हमारे पास कोई स्टेटमेंट क्या है, वो ट्रू है, उसके बावजूद हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है ना, टाइप वन एरर। ठीक है, अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से टाइप वन एरर, ठीक है, हम उसको फाउंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो अननेसेसरी ट्रीटमेंट है। ठीक है, पेशेंट में रिसीव अननेसेसरी ट्रीटमेंट, ठीक है, विच कैन बी कॉस्टली एंड हैव एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक है, अननेसेसरी ट्रीटमेंट की वजह से भी होते हैं। सेकंड हमारे पास है फॉल्स होप। ठीक है, पेशेंट में बी गिवन फॉल्स होप अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, कि पेशेंट्स के जो है ना, इफेक्ट, उनके क्या नाम है, माइंड में गलत होप होनी चाहिए, हो सकता है ना कि आप गलत कोई उम्मीद रख के बैठ जाते हैं कि ये चीज मेरे लिए सही है, लेकिन वो एक्चुअली नहीं होती है, तो इस तरह भी हो सकता है। थर्ड हमारे पास है वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, कि जब हमारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा क्या होने लगते हैं, वेस्ट होने लग जाए, रिसोर्सेज में बी वेस्टेड ऑन इन इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स। ठीक है, तो हमारे कोई भी हमारे ट्रीटमेंट्स हैं, उसकी जो इफेक्टिवनेस है, उसके जो ट्रीटमेंट्स हैं, वो जो हमारे वेस्ट होने लग जाते हैं, उसके क्या नाम है, अपने रिसोर्सेज, ये भी वजूहात हो सकती है। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम टाइप वन एरर को रिसीव करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आएगी इसकी, हाँ, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस टाइप वन एरर। ठीक है, अभी कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि टाइप वन एरर को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सैंपल साइज। ठीक है, स्मॉल सैंपल साइजेस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ टाइप वन एरर। वो कहते हैं जो कि स्मॉल सैंपल साइजेस होते हैं ना हमारे, तो वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं कि हमारे टाइप वन एरर को लाजमी कि हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि मैं अगर टू स्टूडेंट्स का लेने लगूँ या टू पेशेंट्स का लेने लगूँ, तो जितना हमारा सैंपल साइज स्मॉल होगा, तो टाइप वन एरर का रिस्क ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास है सिग्निफिकेंस लेवल। हायर सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा कैन इंक्रीज द। अब जो हायर का मतलब यही है कि हम 5% क्यों ले रहे होते हैं, या 5% से अबव बहुत कम ले रहे होते हैं, जैसे 10%, 20%, 30%, ये हम कम ले रहे होते हैं। कम क्यों ले रहे थे, कि हमारे टाइप वन एरर के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, जितना हमारा सिग्निफिकेंस लेवल हाई होता जाएगा, तो हमारे टाइप वन एरर के रिस्क जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, थर्ड हमारे पास है मल्टीपल टेस्टिंग। कंडक्टिंग मल्टीपल टेस्ट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ टाइप वन एरर। ठीक है, अब जैसे हम टेस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं अपना हाइपो टेस्टिंग के अंदर, तो उसके अंदर सिर्फ हम एक टेस्ट अप्लाई करें, तो या तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन या जी डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह का एक टेस्ट स्टैटिस्टिक अप्लाई कर रहे होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अगर हम मल्टीपल टेस्ट अप्लाई करने लग जाएंगे अपनी टेस्टिंग के अंदर, तो वो भी हमारे क्या है, उसका टाइप वन के एरर को, रिस्क को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि टाइप वन एरर को इंक्रीज करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। और उसके साथ नीचे ये जो मैं अभी ये पढ़ाने लगी हूँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं हम टाइप वन एरर को। कंट्रोलिंग टाइप वन एरर, सबसे पहले क्या है, सेटिंग अ सिग्निफिकेंस लेवल। आपने अपना सिग्निफिकेंस लेवल को सेट करना है अच्छे से, आपने नॉर्मल करना है, ना कि इतना हायर आप सिग्निफिकेंस लेवल ले लें
या बहुत कम भी ना लें, ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन कंडीशन दी गई है कि आपने इतना ही लेना है, फिर तो डेफिनेटली हम उतना ही लेंगे। लेकिन जब हम खुद से सजेस्ट करते हैं तो ये हमें खुद से सेट करना होता है, तो हमें चाहिए कि हम हायर सिग्निफिकेंस लेवल को चूज ना करें, उतना चूज करें जितनी हमें कंडीशन हम उसको सेटिस्फाई कर सकें और हमारे टाइप 1 एरर के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए, ठीक है। सेकंड हमारे पास है यूजिंग मल्टीपल टेस्टिंग करेक्शंस, ठीक है। यूजिंग करेक्शंस कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ टाइप 1 एरर। जो आप टेस्टिंग कर रहे हैं, जितनी भी आप टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, का स्केल भी हम अप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो जितने भी हम कह रहे हैं टेस्टिंग, मल्टीपल टेस्टिंग हम कर रहे होते हैं, उसकी करेक्शन आप अच्छी तरह से देख लें कि आप पे कोई एरर और चांसेस ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी कैलकुलेशन के अंदर हमारे काफी ऐसा होता है कि मिस्टेक्स आ जाती हैं या कि हमें उसको सेट करने की जरूरत पड़ जाती है, तो इस तरह की आपने वो कहते हैं अच्छी तरीके से उसकी करेक्शन चेक कर लेनी कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आने चाहिए और वेरीफाई आ जाए, ठीक है, तो उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो। थर्ड हमारे पास है इंक्रीजिंग सैंपल साइज। इंक्रीजिंग द सैंपल साइज कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ टाइप 1 एरर। कहते हैं तो आपको अपने सैंपल साइज जो है वो भी इंक्रीज कर देना चाहिए। ये तो नहीं है ना कि आपने 5 स्टूडेंट्स के अगर आपने डाटा चेक करना है, उन पे एस्टिमेशन करनी है, तो आप उसके टेस्टिंग अप्लाई करें, जरूरी नहीं है तो आप उसके ऊपर टेस्टिंग अप्लाई ना करें। जब आपका सैंपल साइज आपका इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बिलो देन 30 अगर हम ले रहे हैं, तो वो इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि हम 2 स्टूडेंट्स का ले रहे हैं, 3 स्टूडेंट का ले रहे हैं, 10 टू अबव होने चाहिए, ठीक है, 10 टू अबव होने चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा जितना हमारा सैंपल साइज इंक्रीज होता रहेगा तो हमारे टाइप 1 एरर के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि ये जो इसकी जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं। सबसे पहले आपको तीन इसके अंदर जो है ना चीजें आपको याद करने की जरूरत है। एक तो ये कि टाइप 1 एरर है क्या, ठीक है। कुछ उसके एक दो एग्जांपल आ जाने चाहिए आपको, या फिर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे हैं जो कि टाइप 1 एरर को इन्फ्लुएंस करते हैं या इंक्रीज करते हैं। और लास्ट टॉपिक ये है कि इसका हम इसको कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं टाइप 1 एरर को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ मजीद मैंने एक एग्जाम्पल भी दी थी। सपोज वी वांट टू टेस्ट हम अपना कोई भी हाइपोथेसिस उसको वो कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट अ न्यू ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है। आपने कोई न्यू ट्रीटमेंट किया ब्लड प्रेशर के अंदर, तो वो कितना इफेक्ट कर रहा है। वी कलेक्ट अ सैंपल ऑफ 100 पेशेंट्स। अब ये मेरे पास बेनिफिशियल है कि मैंने अभी पढ़े हैं ना अपने पीछे फैक्टर्स के कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं। तो यहाँ मेरा सैंपल साइज गुड है, एफिशिएंट है, ठीक है। पेशेंट्स एंड कैलकुलेट अ सैंपल मीन रिडक्शन इन अ ब्लड प्रेशर ऑफ 100, ठीक है। अब इसको हमने चेक करना है। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब हमने नल हाइपोथेसिस बनाया क्योंकि इसके अंदर हमें कोई भी पॉपुलेशन मीन नहीं दिया गया था, तो म्यू इज इक्वल टू 0, जिसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। सिग्निफिकेंस लेवल हमने खुद से चूज किया 0.054, पी वैल्यू भी आ गई है। सिर्फ यहाँ पे इसको हमने ना गौर नहीं करना एग्जाम्पल को, सिर्फ लास्ट जो इसकी वर्डिंग है ना सिर्फ वो समझाने वाली थी कि इफ वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, अगर हम अपना नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, वी मे बी कमिटिंग अ टाइप 1 एरर, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइप 1 एरर को हम चूज करेंगे। इफ देयर इज नो रियल इफेक्ट, अगर उसके ऊपर कोई रियल इफेक्ट ना हो। हाउ एवर, अगर ताहम इफ वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, अगर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते, ठीक है, तो वही मे बी कमिटिंग अ टाइप 2 एरर। फिर हम क्या चूज करेंगे, टाइप 2 एरर चूज करेंगे इफ देयर इज अ रियल इफेक्ट, अगर वो क्या आ रहा होगा, रियल इफेक्ट आ रहा होगा। जैसे कि अभी हम पिछले क्वेश्चन हम एग्जांपल्स की थी टेस्टिंग के अंदर, तो अगर हमारा वहां पे नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट कर रहे थे तो उसके बजाय से हम ऑल्टरनेटिव तो एक्सेप्ट करते थे ना, क्योंकि उसमें रियल इफेक्ट आ रहा होता था। क्योंकि टेस्टिंग के बाद हमें पता चला था कि इतने पेशेंट जो हैं वो रिकवर हो रहे हैं, तो वो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे थे अपना टाइप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। तो वो उसके अंदर क्या आ रहा था, रियल इफेक्ट आ रहा था। तो कहते हैं अगर रियल इफेक्ट आ रहा हो उसके अंदर, तो फिर हम टाइप 2 एरर को डिस्कस करेंगे कि ये टाइप 2 एरर है। अगर तो उसके अंदर रियल इफेक्ट नहीं आ रहा है तो फिर हम उसको टाइप 1 एरर कंसीडर करेंगे कि ये टाइप 1 एरर, क्योंकि नल हाइपोथेसिस के अंदर ही रियल इफेक्ट आ रहा है। ओके, अब चलते हैं हमने टाइप 2 एरर की तरफ। पहले भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइप 2 एरर इन बायोस्टैटिस्टिक्स। और टाइप 2 एरर आल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। फॉल्स नेगेटिव occurs when a false null hypothesis is not rejected in favor of an alternative hypothesis. In other words, it is the error of failing to reject a false null hypothesis। वही बात है कि जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं और वो एक्चुअली हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइप 2 एरर, ठीक है।
जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में उसको चीज आ रही है, हम फॉर एग्जांपल स्टडी करें अपने टाइप 1 और टाइप 2 एरर, तो दोनों स्टेटमेंट सेम हैं, बस समझने की जरूरत ये है कि जब हमारी स्टेटमेंट ट्रू है फिर भी हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा टाइप 1 एरर है। अगर हमारी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है और उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, टाइप 2 एरर है। ठीक है। टाइप 2 एरर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके अंदर हम फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, डिनोटेड बाय बीटा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। टाइप 1 एरर को हम इसकी प्रोबेबिलिटी की तरफ गौर करें तो हम टाइप 1 एरर को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें। ठीक है, अगर हम टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द कोई इशू नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining a statistically non significant results, ठीक है, when there is a real effect। ठीक है, बात सिर्फ इतनी समझने वाली है, आप जो मर्जी इसमें से डिफाइन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आप कोई भी कर सकते हैं इन दोनों में से। तो बात सिर्फ इतनी सी है, मैंने पहले भी क्लियर किया, एक दफा दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि जब हमारे पास स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास टाइप 1 एरर है। और अगर हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है और फिर हम उसको रिजेक्ट करें तो वो हमारे पास क्या है, टाइप 2 एरर है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ। फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल ली हुई है मेडिकल डायग्नोसिस की, कि आ पेशेंट इज नॉट डायग्नोस्ड विद अ डिजीज व्हेन दे एक्चुअली हैव इट। ठीक है, एक पेशेंट है जो कि हमारे पास, उसको कोई डायग्नोस की कोई कोई भी इसको ले लें कि आप उसको कोई इलनेस है, कोई बीमारी है। ठीक है, तो वो हमारे पास उसकी जो है ना स्टेटमेंट जो उसको हम चेक कर रहे हैं तो वो रिजल्ट्स में भी यही आ रहा है कि उसको डायग्नोसिस की कोई इशू है। ठीक है, तो वो उसको एक्चुअली नहीं है, नहीं नहीं, बल्कि क्या एग्जाम्पल है, या पेशेंट इज नॉट डायग्नोज। ठीक है, वो डायग्नोज नहीं है विद अ डिजीज व्हेन दे एक्चुअली हैव इट, जबकि उसको है बीमारी। ठीक है। सेकंड हमारे पास है क्लिनिकल ट्रायल, आ न्यू ट्रीटमेंट इज फाउंड टू बी इनफेक्टिव व्हेन इट इज एक्चुअली इफेक्टिव। ठीक है, कि उसको हम लग रहा था कि वो इफेक्टिव नहीं करेगा, जो उसके हम कोई भी न्यू ट्रीटमेंट हमने लॉन्च किया है या हम कोई बता रहे हैं न्यू ट्रीटमेंट के बारे में, तो हमें लग रहा है कि वो इफेक्ट नहीं करेगा, जबकि वो एक्चुअली इफेक्ट नहीं कर सकता है। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, रोंग है, और फिर भी हम उसको फॉल्स कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, टाइप 2 एरर। ठीक है, इसमें जेनेटिक टेस्टिंग की भी वो एग्जांपल, सेम एग्जांपल ली हुई है, बस उसमें आपको डिफरेंस बताया हुआ है। A genetic test does not indicate that an individual has a genetic disorder when they actually do। अब इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसीज है उसको देख लेते हैं कि जिसकी वजह टाइप 2 एरर हमारा होता है। सबसे पहले हमारे पास है डिलेड ट्रीटमेंट। ठीक है, कि हम ट्रीटमेंट को जितना डिले करेंगे तो हमारा टाइप 2 एरर इंक्रीज होगा, क्योंकि जाहिर बात है रिजल्ट्स हमारे के पास क्या आ जाएंगे, फॉल्स आ जाएंगे। पेशेंट्स में नॉट रिसीव अननेसेसरी ट्रीटमेंट विच कैन लीड फॉर वर्सिंग ऑफ द कंडीशन। ठीक है, ऐसा होता है ना कि कभी हम ट्रीटमेंट जो अपना होता है उसको बहुत ज्यादा डिले कर देते हैं कि चले करवा लेंगे, आज करवा लेंगे, कल करवा लेंगे, फिर बाद में हमारे पास वो स्टेटमेंट जो है हमारी जो नन हाइपोथेसिस है कि हमारी जो कोई भी हम बीमारी ले रहे हैं कि उसको ये इलनेस है। ठीक है, और वो एक्चुअली हो जाती है फिर बाद में, क्योंकि हम उसको बहुत ज्यादा डिले कर रहे होते हैं कि चले हम इसको चेक करवा लेंगे बाद में, ये ठीक हो जाएगी ऐसे ही। तो इस तरह हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। सेकंड हमारे पास है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स और इन्विटेशन में भी राइज्ड, मिस्ड हो जाती है हमारे पास काफी अपॉर्चुनिटीज, उसके हिसाब भी हमारा टाइप 2 एरर इंक्रीज होता है। थर्ड हमारे पास है कॉन्टिन्यूड हार्म, हार्मफुल एक्सपोजर और ट्रीटमेंट में कंटिन्यू टू बी यूज। ठीक है, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं मे नॉट बी यूज, हम उसको यूज नहीं कर रहे होते, तो उसकी वजह से भी टाइप 2 एरर हो जाता है। आगे आ जाते हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस टाइप 2 एरर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे टाइप 2 एरर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं। वही बात है, सैंपल साइज, स्मॉल सैंपल साइज कैन इंक्रीज, वही सेम बात है। ठीक है, स्मॉल सैंपल साइज जितने भी होंगे वो हमारे रिस्क ऑफ टाइप 2 एरर को इंक्रीज करेंगे। सेकंड हमारे पास है इफेक्ट साइज। ठीक है, वही बात है, सैंपल साइज वाली बात कर रहे हैं कि इफेक्ट जो है ना वो हमारे साइज को भी इफेक्ट करता है। स्मॉल इफेक्ट साइजेस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ टाइप 2 एरर। पहले वाली बात की जा रही है कि जितना सैंपल साइज हमारा स्मॉल होगा उसमें जितने भी इफेक्ट हमारे होंगे तो उसकी वजह से टाइप 2 एरर इंक्रीज होता है। थर्ड हमारे पास है वेरिएबिलिटी, हाई वेरिएबिलिटी इन द डाटा कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ टाइप 2 एरर। जितनी वेरिएबिलिटी हमारी हाई होगी डाटा के अंदर, वो भी हमारे रिस्क फैक्टर करती है, इंक्रीज करती है, जिसको हम टाइप 2 एरर कहते हैं। कंट्रोलिंग टाइप 2 एरर, अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इंक्रीजिंग सैंपल साइज, सैंपल साइज को इंक्रीज करके, पहले भी मैं बता चुकी हूँ तो इसको मुझे लगता है वो करने की जरूरत नहीं है, कि जितना सैंपल साइज हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा टाइप 2 एरर क्या हो जाएगा, उतना ही रिस्क उसका कम हो जाएगा। ठीक है,
इम्प्रूविंग स्टडी डिजाइन, हम कोई भी डिजाइन को स्टडी करें तो उसको सबसे पहले इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जितनी हम उसकी इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हम उसको अपने टाइप टू एरर के रिस्क को कम कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास है यूजिंग मोर पावरफुल स्टैटिस्टिकल टेस्ट। हमें अच्छे से अच्छे टेस्ट अप्लाई करने चाहिए, जैसे हमें क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक देखना चाहिए कि हमें कौन सा टेस्ट ऐसा जो है वो उस पर सूटेबल कर रहा है। अगर हमें एवरेज से, हम अभी हमने क्वेश्चंस किए ना, सिंपल किए हैं, सिर्फ एवरेज के लिए किए हैं, जिसके अंदर सिर्फ हम म्यू ले रहे थे, मी ले रहे थे। तो ऐसा होता है कि हम उसके लिए उसके भी ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए भी चेक कर सकते हैं, टेस्टिंग को फाइव स्केयर के लिए भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की जो हमारी कंडीशन थी उसको देखते ही हमें सेलेक्ट करना चाहिए कि कौन सा टेस्ट ऐसा है जो कि हम सूटेबल है, जिसके रिजल्ट्स हमारे क्या आ जाएंगे, बेनिफिशियल आ जाएंगे, और हमारे टाइप टू एरर के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। यहाँ से समझ आ गई टाइप वन एंड टाइप टू एरर के बारे में? जी मैम जी। इजी था कि मुश्किल था ये टॉपिक? मैम इजी था अभी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी चीज के यहाँ लिहाज से है कि आपने सिर्फ इसकी डिफाइन एरर वन करनी है। है, जो फॉल है वो एरर टू है। हाँ जी, बहुत आसान टॉपिक है, सिर्फ आपने इसकी ना डिफाइन वगैरह करनी है, मैंने आपको पहले बताया अभी ना। उसके अलावा यहाँ पे आपको दिए हुए हाँ हैं ना जी। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके अलावा इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इस चीज को देखना है, ठीक है। इंशाल्लाह। हाँ जी। बाकी जो है ना, इसका कल एक छोटा सा मैंने डिफरेंस भी किया हुआ है कि कौन, इसको आमने सामने रखे ना कि कौन कौन सा डिफरेंस आ रहा है। अभी तो वैसे सारी बातें क्लियर हो ही गई हैं कि टाइप वन एंड टाइप टू एरर में क्या डिफरेंस है। मैंने अभी आपको बताया, इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया है कि उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं टाइप टू एरर को, ठीक है। बाकी जिसका जी मैम। डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस, वो भी कल मैं आपको करवाऊंगी। उसके अलावा जो हमारा इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, पावर ऑफ द टेस्ट, वो भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के रेलिवेंट ही है। तो उसको भी इंशाल्लाह मजीद हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जी मैम इंशाल्लाह।